सब क्या हो रहा है? ठीक है, शायद हम लोग में रिफ्लेक्शन शुरू हो गया था ना। यस सर, नेल्स वाला बताए थे। ठीक है। ठीक है, और बोले थे ये एचसी वर्मा में जहाँ रिफ्लेक्शन तक जितने भी क्वेश्चन है उसको कंप्लीट कर लो। ठीक है, रिफ्लेक्शन वाले जितने भी है, और आज के बाद ये रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेसेस भी कर सकते हैं, ग्लास लेवल अभी छोड़कर जितना भी हो पाता है आज देखते हैं। तो रिफ्लेक्शन वाले जितने भी पोर्शन है उसको कर लेना है। ठीक है, और ठीक है। ठीक है, तो हम लोग देखे थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर देखे थे तो म्यू लिखे थे, म्यू इक्वल टू सी बाई वी लिखे थे हम लोग। ठीक है, अगर हम लोग किसी दूसरे मीडियम का एक मीडियम के रिस्पेक्ट में लिखना हो, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, तो इसको हम लोग लिखे थे म्यू 2 बाई म्यू 1, ऐसा लिखे थे। अब थोड़ा बहुत अगर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर जो पढ़े थे उसको याद करें, तो हम लोग लिखे थे सी इक्वल टू 1 बाई अंडर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ म्यू नॉट था परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और एप्सिलॉन नॉट था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, सिमिलरली हम लोग लिखे थे, एंड किसी भी मीडियम में अगर स्पीड लिखना हो तो इसके लिए हम बोले थे कि 1 बाई उस मीडियम का परमिटिविटी रहेगा और परमिएबिलिटी रहेगा। और ये रिलेशन था हमारा कि किसी भी मीडियम का अगर हमको परमिटिविटी लिखना हो या फिर रिलेटिविटी लिखना हो, ठीक है, जैसे कि एप्सिलॉन अगर लिखना था तो हम लोग लिखते थे रिलेटिव की टर्म में, या ई आर इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो वैसे ही अगर हम यहाँ पे सी बाई वी है तो इसको अगर हम लिखेंगे तो यहाँ से म्यू अगर लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, देखो दिस इम्प्लाइज दैट म्यू इक्वल टू है सी बाई वी। सी बाई वी अगर रखते हैं तो हमको क्या मिलेगा, ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, ये नीचे रहेगा, यानी कि म्यू एप्सिलॉन बाई म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये चीज हमको मिल रहा है, और ये और कुछ नहीं, ध्यान से देखो तो ये रिलेटिव म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसके टर्म में भी हम लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। ध्यान रहे म्यू जो लिखे हैं वो पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसको ईटा से लिख देते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर इंटू ई आर लिख सकते हैं। ठीक है, बस एक इन्फॉर्मेशन है, इसका ज्यादा रोल हम लोग का इस चैप्टर में नहीं पड़ता है, बस एज ए इन्फॉर्मेशन इसको याद रखना है कि अगर कहीं दिख जाए तो ऐसा ना लगे कि हमको नहीं आता है। ठीक है, तो इसको हम लोग म्यू आर इंटू ई आर लिख सकते हैं। म्यू आर क्या है, रिलेटिव परमिएबिलिटी, और एप्सिलॉन आर क्या है, तो रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, आप मीडियम जिस भी मीडियम का बात कर रहे हैं उसका रिलेटिव। ठीक है, ये वहीं पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नीचे ही बताना था, छूट गया था, तो इस चीज को अभी लिख दे रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये जो एटा है ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम लोग इस टर्म में भी लिख सकते हैं क्योंकि म्यू इक्वल टू सी बाई वी है, और सी को हम लोग 1 बाई अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। वैसे ही भी को 1 बाई अंडर रूट म्यू इंटू एप्सिलॉन लिख सकते हैं। म्यू क्या है वहां, परमिटिविटी ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम है, एप्सिलॉन जो है परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। इन दोनों सिंबल से हम लोग वाकिफ है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, इसके बाद देख रहे थे हम लोग कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन।
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हम लोगों ने देखा था कि अगर रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है, अगर वो रेयरर टू डेंसर जाता है तो टुवर्ड्स नॉर्मल मूव करता है, और अगर नॉर्मल से ये डेंसर से रेयरर की तरफ जाएगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल वो मूव करेगा। ऐसा ही था, प्रूफ करके भी देखे थे हम लोग, मैथमेटिकली भी। ठीक है, उसी का कुछ एप्लीकेशंस है। ठीक है, जैसे पहला, इसका एक्सप्लेनेशन न्यूमेरिकली बाद में देखेंगे, पहले हम बस एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे या तो पूल कहा जाए, स्विमिंग पूल है, या फिर रिवर बैंक के किनारे बैठे हुए हैं, या फिर एक ग्लास है, ग्लास में यहाँ पे अगर कॉइन रखते हैं और इसमें हम पानी भर देते हैं। ठीक है, तो हमको ये जो कॉइन है यहाँ सरफेस पे नहीं, अगर हम यहाँ से ऊपर से देख रहे हो तो हमको कुछ ऊपर दिखता है, यानी कि जो कॉइन है नीचे है, एक्चुअली में वो नीचे बॉटम पे रखा हुआ है, लेकिन दिखता हमको थोड़ा ऊपर है। ठीक है, रीजन क्या है? तो हमने देखा कि अगर रे यहाँ से ऐसे जा रहा है, ये नॉर्मल है, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल पास करेगा, और अगर सीधा सीधा ले जाएंगे तो नॉर्मली सीधा ही ऊपर चला जाएगा। तो जहां पे दो रिफ्लेक्टेड रे मीट करेंगे वहीं पे हमारा इमेज बनेगा। तो हमको अगर पूल थोड़ा कम डेप्थ पे दिखता है, या फिर क्वाइन अगर बॉटम पे रखे हो ऊपर शिफ्टेड की तरफ दिखता है, तो ये सब क्यों होता है? तो ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। या फिर ये कह सकते हैं कि अगर एक पेंसिल रखे हो, या फिर पेन या पे स्टिक जो भी रखो, इसमें अगर हम पानी फिल कर देते हैं तो ये हमको बेंड दिखता है। बेंड इसलिए दिखता है कि हर एक पॉइंट जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया होता है, शिफ्ट हो गया होता है, तो ऐसा हमको थोड़ा सा बेंड दिखता है। एयर में जो है वो तो सीधा दिखेगा, लेकिन इस सरफेस से इंटरफेस के बाद से वो शिफ्टेड दिखता है, इसलिए हमको बेंड दिखता है। ठीक है, तो ये सब कुछ फेनोमेनन्स हैं, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो हम ज्यादा नहीं बता रहे हैं, एक दो अगर ऐसे आ रहे हैं, अगर रिफ्लेक्शन है, फिर ग्लास स्लैब आएगा उसमें भी हमको कुछ दिखेगा। ऐसा भी बोल दिया जाता है कि टेबल पे एक स्लैब रखा हुआ है तो जो वर्ड नीचे होता है वो थोड़ा शिफ्टेड है। वो सारे जो एक्सप्लेनेशन है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण। ठीक है, तो ये जो चीज दिख रहा है उसी चीज को हम लोग एक्सप्लेन अब नेक्स्ट करते हैं। एपरेंट डेप्थ, ठीक है, एपरेंट डेप्थ, जैसे कि इसमें भी हम एग्जांपल ही कुछ लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकली जाएंगे। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि ये पानी है, ठीक है, हमने कहा कि अगर हम ऊपर से देखते हैं तो यहाँ पे अगर कोई भी पॉइंट रहे, कोई भी ऑब्जेक्ट रहे, मछली रहे, बॉटम रहे, कुछ भी रहे, तो ये जो है यहाँ पे नहीं दिख के कुछ ऊपर की तरफ दिखता है, यानी कि ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज कुछ ऊपर रहता है। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ से एक लाइट ले जा रहे हैं, नॉर्मली ले गए हैं, यानी कि यहाँ पे सीधा पास कर जाएगा। एक को इधर ले गए हैं तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा, क्योंकि डेंसर से रेयर जा रहा है और यहाँ कट करेगा, इमेज ऊपर हमको दिखेगा। हम अगर उसके फील्ड ऑफ व्यू में है तो हमको इमेज दिखेगा। ठीक है, ये था। मे भी हो सकता है कि ऊपर बर्ड है, ठीक है, एक चिड़िया है, क्या है? बर्ड। मान लेते हैं कि पानी में मछली उसको देखना चाहता है, ठीक है, मछली उसको देखना चाहता है, तो ऑफ कोर्स रे जो है अब यहाँ से ऊपर से आएगा, क्योंकि जो भी चीज देखना हो उससे हमको रे को लाना होता है। देख रहे यहाँ आया, अब एयर से ये इसमें जा रहा है, तो ऐसा, यानी कि अब हमको दिखेगा कहाँ पे? ये यहाँ पे हमको इमेज। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो फेनोमेनन को लिखा है कि एक हम देख रहे हैं कि जब पानी में था, और एक देख रहे हैं जब वो हवा में। पानी हवा से हम रिलेट करके नहीं बोलेंगे, सिंपली देखो कि ये जो है हमारे यहाँ पे डेंसर है, ये हमारा रेयरर है, यहाँ पे ये रेयर है, ये डेंसर है। अगर हम रेयरर में रह के डेंसर के चीजों को देखते हैं तो उसका डेप्थ जो है वो कम हो रहा है। ठीक है, तो ये जो चीज है, इसको, ये अगर दिख रहा है,
इस डी को बोल रहे हैं यानी कि एक्चुअल डेप्थ है। ठीक है, लेकिन हमको जो दिख रहा है वो इतना ही दिख रहा है, तो ये जो हम डीए बोले हैं इसी चीज को बोलते हैं हम लोग एपेरेंट डेप्थ। ठीक है, यानी कि होना चाहिए था डी, लेकिन हमको दिख कितना रहा है डी। यानी कि अगर हम किनारे पे जाएं कभी नदी के, तो अगर हमको लगे कि कम डेप्थ दिख रहा है, तो ऐसा जरूरी नहीं, जरूरी क्या नहीं होता है। यानी कि अगर हम अचानक से उतरते हैं तो चोट लगने का खतरा है, इसलिए सावधानी होकर उतरना चाहिए। फिर अगर हम पानी में रह के बाहर की चीजों को देखते हैं, ठीक है, इधर पानी था, पानी में मछली है, ऑफ कोर्स वाटर जो है डेंसर होता है एज कंपेयर टू एयर। तो हम डेंसर में रह के जब रेयरर वाले चीज को देख रहे हैं, तो हमको ये जो हाइट दिख रहा है वो ज्यादा दिख रहा है, यानी कि ये जो है एक्चुअल हाइट है, लेकिन हमको दिख कहाँ रहा है यहाँ पे, यानी कि इसको हम बोलते हैं एपरेंट हाइट। ठीक है, तो ये चीजें, अब इसी चीज को कभी ये देख रहा है कभी वो देख रहा है, ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, कभी इसमें से जा रहा है कभी वो जा रहा है। तो हर जगह अगर हम लोग निकाले तो हर जगह हमको मैथमेटिकली कुछ आएगा। इसी का एक जनरल फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे कि कितना एक्चुअल डेप्थ है, तो एपरेंट डेप्थ या फिर एपरेंट हाइट कितना आएगा। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है। अगर रे डेंसर से रेयरर जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल मुड़ रहा है, और अगर रेयरर से डेंसर जा रही है तो टुवर्ड्स नॉर्मल मूव कर रहा है, और इसी बेंडिंग की वजह से ऐसा फेनोमेना हो रहा है। ठीक है, ठीक है, मैथमेटिकली अगर हम फाइंड करना चाहें तो कैसे फाइंड करेंगे। लेट से हमारा आई इधर ही है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हम एक रे को ऐसे सीधा ले जा रहे हैं, सीधा इसलिए ले जा रहे हैं क्योंकि अगर हम जानते हैं कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा, यानी कि अगर हम नॉर्मली इस सरफेस पे पढ़ाएंगे तो ये पास हो जाएगा। हम यहाँ नोमेनक्लेचर कर रहे हैं, इसको बोल रहे हैं म्यू वन, इसको बोल रहे हैं म्यू टू। लेट्स से म्यू वन इज ग्रेटर देन म्यू टू। ठीक है, तो म्यू वन ग्रेटर है यानी कि हम डेंसर से रेयरर जा रहे हैं, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा तो आके यहाँ पे मीट करेगा। ठीक है, यानी कि हमारा इमेज यहाँ पे बनेगा। ये जो है इसका एक्चुअल डेप्थ डी है, ये जो डेप्थ दिख रहा है ये हमको एपरेंट डेप्थ दिख रहा है, हमको एपरेंट डेप्थ फाइंड करना है। तो यहाँ पे अगर हम इसको बोले कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, तो ये भी हमको दिख रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है, तो यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो ये वाला भी आर ही है, और ये एंगल भी फिर हमको आर ही दिखेगा। अगर इसके लेंथ को हम बोल दे एक्स, तब ध्यान से देखो tan ऑफ आई इक्वल टू एक्स बाई डी दिख रहा है, और tan ऑफ आर, tan ऑफ आर जो दिख रहा है वो दिख रहा है हमको एक्स बाई डी ए। ठीक है, फिर से ये जो रे होंगे वो पैरेक्सियल होंगे, पैरेक्सियल होंगे तो हम tan आई को आई लिख सकते हैं, tan आर को आर लिख सकते हैं। ठीक है, आई और आर क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर पैरेक्सियल, हम लोग पैरेक्सियल के लिए पढ़ रहे हैं, पैरेक्सियल के लिए एंगल जो होंगे टेंस टू जीरो होंगे, बहुत स्मॉल होंगे, क्योंकि फॉर स्मॉल एंगल tan ऑफ थीटा को हम लोग अप्रोक्सीमेटली sin ऑफ थीटा इक्वल टू थीटा इन रेडियन में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज दिख रहा है यहाँ से, यहाँ से अगर देखें तो आई बाई आर जो हमको दिख रहा है वो दिख रहा है डी ए बाई, इसको हम इक्वेशन वन बोलते हैं, ऑल्सो फ्रॉम स्नेल्स लॉ।
स्नेल्स लॉ से हमको क्या मिलेगा, साइन आई बाई साइन आर दैट इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं आई बाई आर दैट इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। ठीक है, साइन आई बाई साइन आर जो होगा आई बाई आर, जिसको हम म्यू टू बाई म्यू वन लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोल रहे हैं, तो फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, 1 और 2 से ध्यान से देखो तो हमको क्या मिल रहा है, डी ए बाई डी इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। एपरेंट डेप्थ हो या हाइट हो, ये हमको मिल रहा है म्यू टू बाई म्यू वन इंटू डी। ठीक है, म्यू टू बाई म्यू वन साइन आई, ठीक है, इसको म्यू वन लिए हैं ये, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज आ रहा है डी ए इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। यहां से अगर ध्यान से देखो तो ये म्यू टू और म्यू वन क्या है, ठीक है, म्यू टू जो है वो है जिस मीडियम में से रे जा रहा है, ठीक है, जिस मीडियम से रे उस जा मीडियम रही है। में जा रहा है ना रे, हाँ, उस मीडियम में जा रहा है ना रे, रे तो अच्छा, मीडियम म्यू वन में से म्यू टू जा रहा है। जिस मीडियम में रे जा रहा है उसको हम लोग म्यू टू रख रहे हैं, म्यू वन किसको रख रहे हैं, जिससे यानी जिस मीडियम से जा रहा है। ठीक है, ऐसे लिखने से क्या फायदा होगा कि हमको अब नहीं सोचना पड़ेगा कहाँ से क्या हो रहा है। ठीक है, d इसको तो म्यू टू बाई म्यू वन इंटू डी। यहाँ पे देखो कि जो है डेंसर से रेयरर जा रहा था, तो म्यू टू जो है वो कम है, म्यू वन ज्यादा है, तो डी अपरेंट कम आ रहा है। ठीक है, डी अपरेंट कम आ रहा है। इस केस में अगर हम लिखेंगे तो डी अपरेंट क्या लिखेंगे, ध्यान से देखें उसी फॉर्मूला को, हम बोले कि जिस मीडियम से रे जा रहा है, अगर ये एयर है लेट्स से, ये वाटर है, जिस मीडियम 1 2 याद नहीं रखना है, ये याद रखना है कि किस मीडियम से रे किस मीडियम में जा रहा है। तो हम बोले कि हाँ किस मीडियम से जा रहा है, जो जिस मीडियम से जा रहा है वो नीचे था, जिस मीडियम में जा रहा है वो ऊपर था। यहाँ पे लिखेंगे म्यू डब्ल्यू बाई म्यू ए इंटू एच। ठीक है, यानी कि जिस मीडियम में जा रहा है, जिस मीडियम से जा रहा है। ठीक है, और ये या फिर कह सकते हैं कि म्यू डब्ल्यू यानी कि वाटर वाले में जा रहा है और इससे आ रहा है, ऐसा भी कह सकते हो, लेकिन जैसे याद रखना ये रहा, याद रखना यहाँ वाटर का म्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू एयर, तो हमको दिख रहा है कि एच जो है एच से ज्यादा है, और फिगर से भी वही दिख रहा है कि एच जो है एच से ज्यादा है। तो ऐसे से 3 4 केसेस हम लोग को पढ़ने के लिए मिलते हैं, तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि अगर हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो हर जगह यही याद रखें किस मीडियम से किस जा रहा है, किस मीडियम में आ रहा है। ठीक है, किस मीडियम से जा रहा है, किस मीडियम में आ रहा है, जिस मीडियम में जा रहा है वो ऊपर, जिस मीडियम से जा रहा है वो नीचे। म्यू टू बाई म्यू वन ऐसे याद रख सकते हो कि 1 वाला जिससे जा रहा है और 2 वाला जिसमें जा रहा है, लेकिन कभी कभी म्यू वन म्यू टू वहां पे क्वेश्चन में अलग रहता है, फॉर्मूला में अलग है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये ध्यान रखना है कि किस मीडियम से किस में जा रहा है वो फॉर्मूला अप्लाई होगा। आगे चल के हम लोग ग्लास स्लैब यूज करेंगे, हो सकता है 2 3 स्लैब पैरेलल ही रख दे, हर स्लैब के लिए अलग अलग हमको लिखना पड़ सकता है, तो वहां पे हर सरफेस पे रे कहाँ से कहाँ जा रहा है उसके लिए म्यू हमको कंसिडर करना पड़ेगा। तो इसलिए इस फॉर्मूले को याद रखना है, तो इसी फॉर्मेट में याद रखो कि किस मीडियम से किस मीडियम में रे जा रहा है, और वैसे ही जैसे अपेरेंट लिखना है तो म्यू टू बाई म्यू वन इंटू डी बोल रहे हैं, तो म्यू टू क्या है, जिस मीडियम में रे जा रही है, और म्यू वन क्या है, जिस मीडियम से रे जा रहा है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो कभी भी अगर हमको ये चीज लिखना हो तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि
किस मीडियम से किस मीडियम में जा रहा है या फिर आ रहा है। अगर ये चीज हम ध्यान में रखेंगे तो हमारा काम आसान रहेगा। एक दो क्वेश्चन देखते हैं इजी सा। लेट से ये वाटर है, यहाँ पे मछली है, यहाँ पे ये बर्ड है, ये 36 सेंटीमीटर पे है, ये भी लेट से 36 सेंटीमीटर पे ही है। म्यू ऑफ वाटर जो है वो 1/4/3 है, म्यू ऑफ एयर जो है 1 है। फाइंड apparent depth as seen by bird ठीक है। यानी कि अगर बर्ड जो देख रहा है, फिश को देख रहा है, फिश जो है बर्ड को देख रहा है, ये पूरा हम स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। इससे समझ जाओ कि अगर हम बर्ड देख रहा है तो फिश को, फिश देख रहा है तो बर्ड को, और किसी चीज को नहीं देख रहा है, तो एपरेंट डेप्थ और एपरेंट हाइट फाइंड करना है। हो गया। सर एक apparent depth 27 सेंटीमीटर एंड apparent height 48। ठीक है। फर्स्ट में अगर लिखेंगे तो हमको डी एपरेंट अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे, हमारा फॉर्मूला था μ2/μ1 इंटू डी। μ2 क्या था, जिसमें रे जा रही है, तो कौन देख रहा है यहाँ पे, बर्ड। बर्ड देख रहा है तो रे किधर से गया होगा, फिश से। फर्स्ट केस में रे किधर से गया होगा, इधर से इधर। यानी कि इस केस में क्या लिखेंगे, 1/4/3 इंटू 36, ठीक है, यानी कि 27 सेंटीमीटर पे हमको दिख रहा होगा। वही सेकेंड केस में, सेकेंड केस में कौन देख रहा है, फिश देख रहा है। फिश देख रहा है तो फिश देख रहा है तो रे जो आ रहा होगा ऊपर से। तो उस केस में अगर हम एपरेंट हाइट लिखते हैं तो इसमें भी हम फॉर्मूला वही लिख रहे हैं, μ2/μ1 इंटू डी। μ2 इस केस में क्या हो जाएगा, 4/3, 1 इंटू 36, यानी कि 48 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसमें पूरा वाटर भरा हुआ है, ये दोनों का डिस्टेंस जो है 30 सेंटीमीटर है, ऊपर एयर है, म्यू ऑफ वाटर है 4/3, ठीक है। बोल रहा है कि इस पे जो रे हैं ऐसे पैरेलल रे जा रहे हैं, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट से जो है ये इंसिडेंट रेज है। फाइंड फाइनल पोजीशन, इमेज, ठीक है। आई जो है हम ऊपर से ही देख रहे हैं, रे जो जा रहा है, रे का कुछ इमेज बनेगा, तो इमेज फाइनली कहाँ बनेगा, इस आई में, वो हमको बताना है। सर फोकस में बनेगा। फोकस पे बनेगा। प्रिंस इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर।
दिखेगा कहाँ, ये हमसे पूछा गया है ना। हम इमेज को कहाँ देखेंगे? अच्छा देखो, ये रे गया होगा 7.5, ठीक है, ठीक है। ध्यान से देखो तो ये रे जो है क्या हुआ होगा, पहले यहाँ से गया है, यहाँ नॉर्मल है तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो ये इसके पैरेलल ही आया है, पैरेलल आया है तो इसके फोकस से ऐसे पास हुआ होगा। तो ये जो मिरर इमेज बनाया है ये इसके फोकस पे ऐसा बनाया होगा। लेकिन अब जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे बना, तो अब जो ये हमको आई के पास जा रहा है तो ये रे जा रहा है यहाँ से ऐसा, ठीक है। ये रे अगर हमको जा रहा है तो अब ये किधर की तरफ जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी कि ये हमको अब इधर कहीं दिखेगा, ठीक है, यानी कि फोकस पे नहीं दिख के यहाँ पे दिखेगा। तो फोकस 20 सेंटीमीटर है, यहाँ से ये डिस्टेंस हो गया 20 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। तो हमको तो ये वाला डेप्थ निकालना है, ये अपरेंट डेप्थ, तो डी कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो किससे रे जा रहा है, तो 1/4/3 इंटू 10, यानी कि 30/4, 7.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द अपर सरफेस। क्लियर है? किसी को अगर दिक्कत है तो बोलो, ठीक है। पहले एक बार रिफ्रैक्शन हुआ तो रिफ्रैक्शन नॉर्मल था इसलिए वहां कुछ नहीं हुआ। नीचे गया, जब मिरर से टकराया तो मिरर में मीडियम से कोई लेना देना है नहीं, सेमी मीडियम में है, गया टकरा के फोकस पे आया। अब वो फोकस से जो रे जा रहा था बाहर, वो सीधा सीधा नहीं निकला, बल्कि किसी एंगल पे जा रहा है, किसी एंगल पे जा रहा है तो कुछ ना कुछ डेविएट करेगा, यानी कि इमेज हमको फोकस पे नहीं दिख के कुछ ऊपर शिफ्टेड दिखेगा और वो सरफेस से इतने सेंटीमीटर पे दिखेगा। क्लियर है? सर अगर फोकल लेंथ उसका 40 सेंटीमीटर का, तब कहाँ बनता है इमेज? तब भी वही होता, जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे होता 40 ही होता, ठीक है, तो रे जो आया यहाँ जा रहा था, यहाँ नहीं जाके वो यहाँ से क्या होता, इधर ही रह जाता। यस सर। ठीक है, तो सेम ही चीज आएगा। ठीक है, अगर हम लोग यही चीज मान लेते हैं कि जो रे है वो हम पास कर रहे हैं, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया, वैसे ही अगर यहाँ पे ऐसे पैरेलल हो, यानी कि अलग अलग मीडियम रखा हो, ठीक है, लेट से कि इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 2 है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 4/3 ले लेते हैं वाटर, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1, ऐसा है, ठीक है, नहीं कि एयर है। अगर हमको यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हो, ठीक है, इन सब का थिकनेस दे रखा हो, मान लेते हैं कि इसका थिकनेस T1 है, इसका थिकनेस T2 है, ऐसा है, हमारा आई यहाँ पे है, ये डिस्टेंस यहाँ से मान लेते हैं L डिस्टेंस पे है या D डिस्टेंस पे है, अलग अलग मीडियम है, तो हमको जो ऑब्जेक्ट दिखेगा वो कहाँ दिखेगा, कैसे बताएंगे? ठीक है, तो इसी चीज को पढ़ते हैं हम लोग लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट यानी कि उसी चीज को अगर हम लोग देखें, बाद में आएंगे उस क्वेश्चन पे भी, लेट से कि अगर हमारे पास इधर का मीडियम कुछ और है,
यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3 है। ठीक है, ऐसे ही ले रहे हैं। यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है हमारा, इधर से हम देखना चाहते हैं, ठीक है, ग्लास स्लैब में भी यही चीज आ जाएगा आगे चल के। तो रे क्या होगा, मान लेते हैं कि μ1 जो है लेस देन है μ2 है, और μ3 जो है वो भी लेस देन μ2 है, समान लिए। तो ये रे जो है ऐसे जाएगा, यहाँ पे टुवर्ड्स नॉर्मल होगा, फिर यहाँ पे अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, यानी कि फाइनली जो हमको इमेज दिख रहा होगा वो यहाँ पे दिखेगा, क्योंकि ये रे जो है एक सीधा अगर रे ले जाए तो इधर की तरफ, यानी कि हमारा आई जो है इसी के फील्ड ऑफ व्यू में है, तो हमको इमेज यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, यानी कि जहाँ पे अलग अलग सरफेसेस है तो वैसे ही ये शिफ्टिंग हो रहा होगा। लेट्स से कि अगर ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं t1 है, ये डिस्टेंस t2 है। ठीक है, तो t1 t2 है, तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे कि कहाँ पे आ रहा होगा, यानी कि हमको एक्चुअली में अगर देखेगा तो इस सरफेस से पूछेगा तो हमको ये डिस्टेंस मगर पता चल जाए तो हमको पता चल जाएगा, यानी कि हम ये डिस्टेंस जो है इसको हम d बोल देते हैं। तो d कितना होगा एपरेंट, वही हमको पता करना है। कैसे पता करेंगे, तो हम अलग अलग रेज को पकड़ेंगे, अलग अलग शिफ्टिंग पर। अगर ध्यान से देखें तो अगर ये जो फर्स्ट रे गया है ये यहाँ से आता हुआ जा रहा होगा, यानी कि पहले जो इमेज बना होगा फर्स्ट सरफेस से वो यहाँ बना होगा, और सेकेंड सरफेस से जो है रिफ्लेक्शन होने के बाद इमेज जो है आई पे बना है। तो आई डैश का लोकेशन क्या है, तो इस सरफेस के लिए अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखते हैं। उस सरफेस के लिए रे जो है μ1 से μ2 की तरफ जा रहा है, तो इस डिस्टेंस को अगर हम d डैश बोल रहे हैं तो d डैश क्या लिखेंगे, ध्यान से देखें, तो μ2 बाई μ1 इंटू t1, यही होगा। जिस μ2 में रे जा रहा है μ1 से जा रहा है, और यहाँ ऑब्जेक्ट जो है इस सरफेस से t1 दूरी पे है, तो ये हमारा एपरेंट है d डैश आ गया। वैसे ही अगर हम dA लिखना चाहते हैं तो dA जब लिख रहे हैं तो इस सरफेस से लिख रहे हैं, तो हमारा जो भी डिस्टेंस कैलकुलेशन होगा वो उसी सरफेस से होगा। उस सरफेस से अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखें कि टोटल डिस्टेंस है t2 प्लस d डैश, तो t2 प्लस d डैश, और यहाँ पे आता था जिस मीडियम में रे जा रहा है, जिस मीडियम से रे जा रहा है। ठीक है, तो dA हमको इतना आ गया, जिसको हम लिख सकते हैं कितना, μ3 बाई μ2 t2 प्लस d डैश, d डैश है μ2 बाई μ1, यानी कि हो जाएगा μ3 बाई μ1 t1। ठीक है, तो ये हमको मिल रहा है dA। dA ध्यान से देखो कहाँ से है, तो जो सबसे ये वाला इस हम लिखे हैं, बाकी कहाँ से क्वेश्चन में देगा उसी हिसाब से लिख लेना है। तो इसका हम जनरल फॉर्मूला एक लिख देते हैं, जैसा कि ऊपर वाला क्वेश्चन था। लेट से कि ऐसा ऐसा दिया रहेगा 3 4 5 जितना भी दिया रहे, लेट से t1 है, ये t2 है, ये t3 है, यहाँ पे हमारा i है। i जहाँ है वो ऑब्जर्वर है, इसको लेट से कि μ1 μ2 μ3 μ4 μ5 जो भी है जिसमें है ऑब्जर्वर, ये उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो लेट से कि इस डिस्टेंस को हम बोल रहे हैं d है। ठीक है, हो सकता है कि ग्लास स्लैब देके थिकनेस ना देके d दूरी पे दे दे, बोले इधर पूरा μ1 है, तो जो हम इस सरफेस से जो भी आएगा हमारा d, लेट से यहाँ आ रहा है, इधर आ रहा है, जैसा भी आ रहा है वो माइन आ जाएगा हमारा। तो यहाँ से जो सरफेस से d आ रहा है वो कितना आएगा, ये यहाँ पे लिखेंगे म्यू ऑफ ऑब्जर्वर, यानी किसको हम लिख रहे हैं, म्यू ऑफ ऑब्जर्वर, यानी कि ऑब्जर्वर का म्यू इनटू d बाई μ1 प्लस t1 बाई μ2 प्लस t2 बाई μ3, यानी जहां तक रहेगा
प्लस बस यही था T3 बाई μ4। जो भी अगर और भी दिया रहेगा तो चीज रहेगा। ठीक है, ऑब्जर्वर है। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है, गलती सॉरी हो गया, गलती हो गया। गलती क्या हुआ है कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से हम इस सरफेस से लिखे हैं, इस सरफेस से ये दिए। ठीक है, बाकी जहां से दिया रहे, तो ये जो हम डी लिख रहे हैं वो इस सरफेस से है। ठीक है, अच्छा ये तो यहाँ डी ठीक था। ये जो डी ए लिख रहे हैं अपरेंट डेप्थ, वो इस सरफेस से है। जहां भी आए, कहीं भी आए, ये डी अपरेंट इधर भी आ सकता है, पीछे भी रह सकता है, कहीं से भी आए तो इस सरफेस से है। ठीक है, जो ऑब्जर्वर वाला जिस मीडियम में है उस मीडियम वाले सरफेस से जो है ये चीज आ रहा है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो चीज देख लेते हैं। यहाँ पे वाटर है, इसके ऊपर ऑयल है, यहाँ पे एक काला धब्बा है, हम ऊपर से देख रहे हैं तो कहाँ दिखेगा? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन दिए रहेंगे तो हमको कहाँ से दिखेगा ये हमको बताना होगा। तो कैसे देखेंगे, क्या लिखेंगे? ऑब्जर्वर हमारे यहाँ पे एयर में है। ठीक है, तो हम इस सरफेस, ये जो है हमारा इंटरफेस है, तो यहाँ से जो भी आएगा वो हमारा डीए आएगा। तो डीए अगर लिखेंगे तो क्या बोले, जिसमें एयर है तो म्यू ऑफ एयर। फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट जिस भी मीडियम में था उसके लिए लिखे थे, तो डी तो इधर 0 है, यानी कि यहाँ पे डी जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट था वो तो 0 है, यहाँ सरफेस पे ही है, तो सरफेस पे तो डायरेक्ट लिखेंगे H1 बाई म्यू डब्ल्यू प्लस H2 बाई म्यू ऑफ वायल। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बुक में अगर देखोगे तो रे डायग्राम बना के दोनों से अपरेंट डेप्थ निकाल के किया गया है, लेकिन अगर हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज करें तो हम लोग डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हमको ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मीडियम बीच में दे दिया जाए तो हम लोग ये चीज फाइंड कर सकते हैं। इस फॉर्मूला को समझने में अगर किसी को दिक्कत है तो एक बार पूछ लो। ठीक है, क्योंकि बीच में हम भी डिस्टेंस गलत लिखे थे तो दिक्कत हुआ हो। बोलो। सर मैं फॉर्मूला दिखा दीजिए ना। ये फॉर्मूला और क्या, डी बाई म्यू वन लिख रहे हैं, यानी कि जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है, म्यू नॉट जो है ऑब्जर्वर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऊपर में, बाकी T1 T2 T3 ऐसा थिकनेस अगर दिया हो तो ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देते हैं। ऐसा एक ग्लास स्लैब है, कोई भी मीडियम है, लेट से ये 10 सेंटीमीटर इसका थिकनेस है, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे है। ठीक है, पूछ रहा है कि फाइंड शिफ्ट इन इमेज। ठीक है, एंड इन विच डायरेक्शन।
ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का अगर इमेज बनेगा तो किधर बनेगा और शिफ्टिंग किधर होगा वो बताना है। सर स्लैब का ऑब्जेक्ट, स्लैब और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है। सिर्फ शिफ्ट पूछा है, डिस्टेंस जरूरत नहीं पड़ा। सर डी ले लेफ्ट लो, साइड जाएगा देखो 10 सेंटीमीटर। लेफ्ट साइड 10 सेंटीमीटर। ठीक है, देखते हैं। जैसे कि अगर हम लोग इस सरफेस से फाइंड करें तो इस सरफेस से अगर हम कुछ भी डीए कुछ भी फाइंड करते हैं अपरेंट, तो डीए क्या लिखेंगे हम, बोलो। 2 ऑब्जर्वर वाला d/2 प्लस 10/1 ये लिखेंगे। अब अगर हम शिफ्टिंग पूछना चाहते हैं, शिफ्टिंग यानी किधर हुआ है, तो ये हमको कितना दिख रहा है, d+10, ये दिख रहा है, d+20 दिख रहा है। ठीक है, d+20 यानी कि ये तो 10 था ही, ये d कट गया इधर और 10 आया होगा, यानी कि इमेज जो है यहाँ पे बना है, इधर की तरफ शिफ्ट हुआ होगा। ठीक है, यानी कि अगर सिर्फ शिफ्ट का बात करते हैं तो शिफ्ट में इस d को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको शिफ्ट मिल जाएगा। तो हम उसको लेफ्ट स्लैब जब पढ़ाएंगे तो वहां शिफ्ट करके फॉर्मूला लिखा देंगे। ठीक है, यहाँ से अगर रे डायग्राम बना के चेक करते हैं तो डेंसर से रेयरर जा रहा है तो अवे फ्रॉम जाएगा। ठीक है, अवे जाएगा तो उसका इधर कहीं बनेगा, फिर यहाँ पे रेयरर से डेंसर जा रहा है टुवर्ड्स जाएगा तो पीछे की तरफ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें जो हमको ये डिस्टेंस मिल रहा है 10 मिल रहा है और किधर मिल रहा है, तो पीछे की तरफ। ठीक है, तो ऐसे से सवाल रहते हैं, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रेल जाएगा तो ऐसे होगा प्लेसेस। ठीक है, इसी में एक टर्म टीआई यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये क्या होता है, तो जैसे कि अगर हम जानते हैं कि अगर मान लेते हैं कि ये हमारा डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है, यहाँ से अगर कोई रे जा रहा है, ठीक है, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल मूव करता है। अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएं तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ता जाएगा। एक समय आएगा कि जब ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा, किसी एंगल इंसिडेंस, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। अब क्या होगा अगर हम इस एंगल से ज्यादा ले गए तो वो क्या होता है कि वो फिर से उसी में रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो इस फेनोमेनन को बोलते हैं हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं TIR। ठीक है, ये एंगल को बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल एंगल। ठीक है, क्रिटिकल एंगल थीटा सी बोल रहे हैं, यानी कि जब एंगल जो है, यानी कि जब रे जो है जा रहा है एंगल, अगर हम क्रिटिकल एंगल, जिस एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो 90 डिग्री हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं कि वो क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो ये क्रिटिकल एंगल क्या है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हेन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। अगर हम बोले u1 है, नेक्स्ट u2 है, जनरल वाला mu1, सर साउंड जिसमें क्लियर से नहीं रे आ जा रहा रहा है। है उसको mu1। तो हेलो, सर आ अच्छे रहा से है? वॉइस थोड़ा आवाज नहीं आ लैग रहा कर था। रहा है। सर फिर से बता दीजिए सर। ठीक है,
अभी आ रहा है, अभी भी वही है। सर सर अभी कट भी रहा है। कट रहा है। कट रहा। अच्छा ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम लोग देख रहे हैं कि जब रे डेंसर से रेयरर की तरफ जा रहा है, तो डेंसर से रेयरर की तरफ जब जा रहा है तो रे जो है नॉर्मल से अवे की तरफ मूव कर रहा है। अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएं तो एक समय ऐसा भी आएगा जब वो रे जो है पैरेलल हो जाएगा, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगी। ग्रेटर देन थीटा सी करेंगे तो रे मीडियम में वापस आ जाता है। ठीक है, तो इस फेनोमेना को बोलते हैं हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि 100% रिफ्लेक्शन नहीं होता है, कुछ परसेंटेज इधर उधर होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हर लाइट जो है रिफ्लेक्ट कर जाता है, इसलिए टोटल नाम लगा दिया। अब एक क्रिटिकल एंगल कह रहे हैं, क्रिटिकल एंगल उस एंगल को कहते हैं जिस इंसिडेंस एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए। अगर हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 बोले हैं, सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 बोले हैं, तो यहाँ ध्यान से देखो, एट क्रिटिकल एंगल उस समय पे हम क्या लिख सकते हैं कि साइन थीटा सी म्यू1 साइन थीटा इक्वल टू म्यू2 साइन 90 डिग्री। यहाँ से हमको थीटा सी जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, साइन इनवर्स म्यू2 बाई म्यू1। ठीक है, क्रिटिकल एंगल अगर हमको निकालना हो तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। अगर एयर में जा रहा है तो म्यू2 1 हो जाएगा, बाकी अगर किसी भी मीडियम में जा रहा है तो उसके लिए थीटा सी है। अब अगर यहाँ पे एंगल जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ग्रेटर देन थीटा सी है तो हमको फिर उसी मीडियम में आ जा रहा है, इस फेनोमेना को बोलते हैं हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो कंडीशन क्या होगा, कंडीशन ऑफ टीआईआर। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने का कंडीशन क्या होगा, तो फर्स्ट कंडीशन ये होगा कि रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। ठीक है, अगर रेयर से डेंसर की तरफ जाएगा तो नहीं होगा। सेकेंड क्या होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन थीटा सी, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा, तभी जाके कंडीशन होगा टीआईआर का। ठीक है, टीआईआर के ऊपर भी बहुत सारे फेनोमेनन है, जैसे मिराज फॉर्मेशन, लूमिंग और भी है, ऑप्टिकल फाइबर, इन सब चीजों में यूज होता है। ठीक है, तो उन सब चीज को हम लोग एप्लीकेशंस में डिस्कस करेंगे। फिलहाल एक चीज और डिस्कस करना चाहते हैं, डेविएशन। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन। अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है, यानी कि फर्स्ट केस में अगर हम ले रहे हैं कि एक रे जो है, लेट से कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इधर से इधर जा रहा है। ठीक है, तो ये जो रिफ्रैक्शन होगा वो कैसा होगा, ये डेंसर से हम रेयरर का केस ले रहे हैं। डेंसर से रेयरर की तरफ अगर जा रहा है तो रे इधर से इधर गया, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, एंगल ऑफ आई है। इस केस में अगर हम डेविएशन की बात करें तो ये रे इधर जाना चाह रहा था लेकिन गया इधर, यानी कि इसमें एंगल ऑफ डेविएशन आएगा। और एंगल ऑफ डेविएशन ध्यान से देखें तो कितना आएगा, अगर हम इसको बोल दे कि ये आई ही है, आर माइनस थीटा, नहीं आर माइनस आई, आर माइनस आई बोल सकते हैं। ठीक है, आर माइनस आई, तो इसको हम लोग साइन के टर्म में आर को, मतलब सिर्फ एंगल ऑफ इंसिडेंस के टर्म में कितना लिख सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि सिंस इसको दे देते हैं म्यू1, इसको म्यू2,
ठीक है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं μ21 इक्वल टू μ2 बाई μ1, जिसको हम सिंपली म्यू लिख रहे हैं, सिर्फ एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन जो है जो आता है एयर में ही जाता है, इसलिए म्यू सिर्फ हम लिख रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे हम म्यू क्या लिख रहे हैं, रिलेटिव लिख रहे हैं। ठीक है, यानी कि μ2 बाई μ1 को हम म्यू लिख रहे हैं। क्लियर है? तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, अगर आर को तो हम यहाँ से लिखें तो μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर। तो यहाँ से दिस इंप्लाइज दैट साइन आर इक्वल टू μ1 बाई μ2 साइन आई। तो यहाँ से हम आर लिख सकते हैं साइन इनवर्स वन, एयर है तो 1 बाई म्यू लिखो तो ज्यादा अच्छा है। 1 बाई म्यू लिखेंगे तो आ जाएगा म्यू साइन आई। ठीक है, डेंसर वाले का म्यू, ऊपर एयर है, अगर मान लेते हैं कि एयर है, नीचे वाटर, तो μ2 1 हो जाएगा, 1 बाई म्यू अगर लिखते हैं तो ये आ जा रहा है आर। ठीक है, तो यहाँ से हम डेविएशन कितना लिख सकते हैं, साइन इनवर्स म्यू साइन आई माइनस आई। ठीक है, ये डायरेक्ट इक्वेशंस जो है हम कर्व बनाने के लिए यूज हो जाते हैं, इसलिए हम बता रहे हैं, और कोई ज्यादा इसका पर्पस नहीं है। अगर हम मैक्सिमम का बात करें, डेविएशन मैक्सिमम कितना होगा, कितना होगा बताओ तुम लोग देख के। नाइन्टी माइनस आई। ठीक है, कब होगा, जब क्रिटिकल एंगल हो जाएगा, यानी कि आर अगर क्रिटिकल एंगल पे जब थीटा चला जाएगा, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं पाई बाई 2 माइनस थीटा सी। यानी कि मैक्सिमम कब होगा, व्हेन आई इक्वल टू थीटा सी। आई जब थीटा सी तो आर पाई बाई 2, हम डायरेक्टली पाई बाई 2 माइनस थीटा सी करते हैं। ठीक है, अब नाउ सेकेंड केस ले रहे हैं, इफ आई जो है ग्रेटर देन थीटा सी, ये क्या है, आई लेस देन इक्वल टू थीटा सी। इस केस में क्या होगा, इधर की तरफ आ जाएगा, जब भी आई जो है ग्रेटर देन, इसको म्यू बोल रहे हैं, इसको 1 बोल रहे हैं, आई अगर ग्रेटर देन थीटा सी है तो ये एंगल आई है, तो ये भी एंगल हमारा आई होगा। इस केस में अगर हम डेविएशन लिखेंगे तो डेल्टा अगर हम ध्यान से देखें तो हमको दिख रहा है 2 पाई माइनस आई। दिख रहा है सबको? और इस केस में अगर हम मैक्सिमम डेविएशन का बात करते हैं, अच्छा उल्टा लिख दिए, पाई माइनस 2 थीटा। ठीक है, टोटल एंगल जो है पाई बनता, पाई में से 2i अगर घटा देंगे तो हमको एंगल ऑफ डेविएशन मिल रहा है। मैक्सिमम इस केस में कितना होगा, पाई। बोलो, पाई कैसे होगा, रिफ्लेक्शन को कंसीडर करना है, आई जो है ग्रेटर देन थीटा सी है, पाई जैसे माइनस कि टू अगर थीटा सी। आई बढ़ाए, आई बढ़ाएंगे तब तो डेविएशन घटेगा। सबसे कम आई कितना है, लेस, ये कि कब है, जब ये थीटा सी के बराबर हो। अब अगर हम आई थीटा सी से बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे तो डेविएशन तो घटता जा रहा है। तो ये कब होगा मैक्सिमम, जब आई जो हो थीटा सी हो जाए।
थीटा है सी से हल्का सा बड़ा होगा ना सर, थीटा थीटा सी लिमिटिंग तो केस, रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। लिमिटिंग केस उससे थोड़ा सा, यानी कि आई को अगर थीटा सी से थोड़ा सा ज्यादा रखें तो हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो लिमिटिंग केस में तो इक्वल नहीं लेते हैं, तो ये चीज आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे डेविएशन वर्सेस, तो हमको दो दो डेविएशन मिल रहा है कि यानी कि रे जो है डेंसर से रेयरर की तरफ जा रहा है, तो डेविएशन हमको क्या क्या मिल रहा है, पाई बाई टू नहीं, साइन इनवर्स म्यू साइन आई माइनस आई, एंड यहाँ पे आ जा रहा है हमारा पाई माइनस 2y। ये कब, जब i जो है लेस देन इक्वल टू थीटा सी है, i इज ग्रेटर देन थीटा सी है। ठीक है, तो अगर हम इसका डेविएशन वर्सेस i कर्व बनाएंगे तो कैसे जाएगा, ठीक है, थीटा सी पे जो है हमारा i जब थीटा सी हो रहा है तो वहीं पे हमारा क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन में चेंज हो जा रहा है। जब i जीरो है तो यहाँ ध्यान से देखते हैं कितना आता है डेविएशन, i जब जीरो है तो साइन i जीरो हो जाएगा, तो इधर वाला टर्म जीरो, डेविएशन जीरो, यानी कि जब i जीरो है तो डेविएशन जीरो है। जब i थीटा सी है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू अगर देखें तो i थीटा सी है तो पाई बाई टू माइनस थीटा सी आ रहा है, यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू रिफ्लेक्शन में आएगा वो यहाँ पे कहीं आएगा, जो कि वैल्यू होगा पाई बाई टू माइनस थीटा सी। ठीक है, यानी कि जब i लेस देन थीटा सी है तब इस रीजन में रहेगा, और इस रीजन में जो है कर्व हमको ऐसा दिख रहा है, ये वाला। ठीक है, तो मैथ से चाहो तो बना सकते हो, बाकी याद रखना है कि ऐसा कर्व जाएगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में अगर अच्छा हो तो बना सकते हो, ऐसा कुछ जाएगा। ठीक है, अब थीटा सी से अगर कुछ ज्यादा हो रहा है, नहीं थीटा से ज्यादा हो रहा है, तो उस समय इसका देख रहे हैं तो ये पाई माइनस टू थीटा सी है, ये है पाई बाई टू माइनस थीटा सी, और वो है पाई माइनस टू थीटा सी। तो यहाँ पे अगर हम पाई बाई टू माइनस थीटा सी है, इसमें टू से मल्टीपल करेंगे तो पाई माइनस टू थीटा सी आएगा, यानी कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, इसका मैक्सिमम वैल्यू पाई माइनस टू थीटा सी अगर दिख रहा है तो वो ज्यादा दिख रहा है हमको। ठीक है, पाई बाई टू माइनस थीटा सी है और यहाँ पे पाई माइनस टू थीटा सी है, तो ये वाला वैल्यू जो है इस वैल्यू से ज्यादा है, यानी कि हमको जो रिफ्लेक्शन के समय मिलेगा तो ये यहाँ पे पाई माइनस टू थीटा सी मैक्सिमम मिलेगा, और ये वाला वैल्यू जो है ओपन रहेगा क्योंकि थीटा सी इससे ज्यादा रहेगा। उसके बाद अगर हमको दिख रहा है तो ये हमारे पास इक्वेशन, ये नहीं आ गया, ये हमारे पास कर्व है, स्ट्रेट लाइन कर्व है, वो ऐसा चला आएगा कहाँ तक, जब डेविएशन जीरो हो जाएगा। डेविएशन जीरो कब होगा, जब आई पाई माइनस हाँ पाई बाई टू कर देंगे तो यहाँ, ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर नीचे करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, बाकी अगर कॉपी पे लिखे हो तो मिला लो। डेविएशन अगर लेस देन आई लेस देन थीटा सी है, तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो डेविएशन जीरो है, आई जब थीटा सी हो रहा है तो मैक्सिमम जा रहा है, और मैक्सिमम कितना है, तो पाई बाई टू माइनस थीटा सी, यहाँ पे साइन इनवर्स म्यू साइन आई माइनस आई है, तो इस कर्व जो है ऐसा कुछ जाता है, इसको याद रखना है कैसा जा रहा है। यहाँ पे गोला का मतलब ये है कि एक्सक्लूडेड है, ठीक है, एक्सक्लूडेड है, यहाँ डॉट है मतलब कि ये इंक्लूडेड है, क्योंकि थीटा सी पे जो है रिफ्लेक्शन ही हो रहा होता है, उस समय एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 होता है, जैसा कि अभी अरविंद बोला
कि एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, इसीलिए थीटा सी का वैल्यू जो है एक्सक्लूडेड है, यानी कि हम इस कर्व में उसको कंसिडर नहीं किए हैं। फंक्शन में ये चीज बताया गया होगा, गोला का मतलब क्यों एक्सक्लूडेड है, डॉट का मतलब इंक्लूडेड है। तो गोला लिखे हैं, इसका मतलब कि है इस वैल्यू को एक्सक्लूड करके फिर ऐसा एंगल ऑफ डेविएशन वेरी कर। यहाँ अगर ध्यान दें तो हमको दो दो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे सेम डेविएशन मिल सकता है, लेकिन इस रीजन में अगर हम देखें यहाँ से ऊपर, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन π/2 माइनस थीटा सी से ज्यादा रहा, तो उस केस में हमको एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए डेविएशन मिलेगा। तो ऐसे से सवाल पूछे जाते हैं कि इतना एंगल ऑफ डेविएशन आ रहा है तो कितने वैल्यूज पॉसिबल हैं, या फिर वैल्यू दे देगा और ऑप्शन में दो दो दिया रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान में रखना है कि अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी इससे पूछा जा सकता है। ठीक है कि अगर हमको ऐसा दिया रहेगा कि कोई भी एक एंगल ऑफ डेविएशन दे देगा, लेट से कि 15 डिग्री दे देगा किसी भी चीज के लिए, जैसे कि एग्जांपल ले ही लेते हैं, बोलने से अच्छा है। ठीक है, इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/√2 है, √2 नहीं √2। ठीक है, ये इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो इसका अगर हम थीटा सी फाइंड करेंगे तो साइन इनवर्स 1/√2 लिखेंगे, जो कि आएगा 45 डिग्री। ठीक है, हम ये वैल्यू इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारा डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, रे इधर से इधर की तरफ जा रहा है, तो हम वैल्यू कैलकुलेट नहीं कराना चाह रहे हैं, बस एग्जांपल लेना चाहते हैं। तो ये थीटा से जो है 45 डिग्री आ रहा है। अब अगर हम यहाँ π/2 माइनस 45 करेंगे तो 45 आएगा। अगर हमको क्वेश्चन में दे दिया, क्वेश्चन क्या है कि इफ एंगल ऑफ डेविएशन is 15 degree, find angle of incidence। ठीक है, 30 डिग्री लिख लेते हैं, शायद सॉल्व करने में आसान हो। इफ एंगल ऑफ डेविएशन इज 30 डिग्री, फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे अगर हम 45 डिग्री लिए हैं तो ध्यान से देखें, तो ये वाला जो वैल्यू आएगा ये 45 डिग्री आएगा, क्योंकि थीटा सी 45 है, और ये वाला वैल्यू 90 डिग्री आएगा। ठीक है, इस एग्जाम्पल के लिए अगर हम वैल्यू रखें तो हर जगह ये नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखना। तो अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ डेविएशन 30 डिग्री दे रखे हैं, तो 30 डिग्री जो है हमारा अगर वैल्यू लेंगे तो 45 से कम है, उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस दो दो आएंगे। लेकिन अगर वही बोलते 60 डिग्री 50 डिग्री तो उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस सिर्फ एक होता, और वो कब होता, जब वो रिफ्रैक्शन नहीं, जब वो TIR कर रहा होता। ठीक है, तो इस पे एक बार क्वेश्चन आ चुका है पहले से। ठीक है, तो वहां पे बस ध्यान देने वाली बात यही है कि कब। ठीक है, यानी कि अगर हम 60 डिग्री देते हैं, हम क्वेश्चन ऐसा भी दे सकते हैं कि इधर जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन 60 डिग्री है, ये √2 है, ये 1 है, फाइंड करो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है। हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वाला कोर्स लगा लेंगे, लेकिन नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ये जो एंगल ऑफ डेविएशन 60 डिग्री आ रहा है, ये TIR के बाद आ रहा है, उससे पहले नहीं आ रहा। ये इसको ध्यान में रखना पड़ेगा जब भी डेंसर से रेयर जाए और एंगल ऑफ डेविएशन का सवाल दे, ये थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा तो किस रीजन में आता है, क्योंकि उनको थीटा सी पता होगा, थीटा सी पता होगा तो π/2 में से घटा लेंगे और पाई में से 2 थीटा सी घटा के चेक कर लेंगे तो किस रीजन में आ रहा है। अगर वो π/2 माइनस थीटा सी से कम है तो उसके दो दो वैल्यू आएंगे, एक रिफ्लेक्शन के लिए और एक रिफ्रैक्शन के लिए। जैसे कि यहाँ पे 30 इनवर्स माइनस एंगल ऑफ इंसिडेंस
है, आई फाइंड करना है तो सॉल्व करके जैसे भी सॉल्व फॉर आई, ठीक है। वो से बनाया है क्वेश्चन में 15 मुझे याद नहीं आ रहा है। फॉर रिफ्लेक्शन एंड फॉर रिफ्लेक्शन अगर यूज करेंगे तो लिखेंगे 30 इज इक्वल टू पाई माइनस 2 ऑफ आई। यहाँ से ये माइनस हो जाएगा 35। क्लियर ठीक नहीं है, आ इस रहा है केस में आवाज। हमको मिल जा रहा है। हेलो, क्लियर नहीं आ रहा ठीक है, आवाज। ये बात समझ में, हाँ अच्छा ठीक है, ये बात समझ आया कि जब हमको एंगल ऑफ डेविएशन दिया होगा तो हम लोग अगर डेंसर से रेयर जा रहा है तो डेविएशन जब पाई बाई 2 माइनस थीटा सी है तो दो वैल्यू आएंगे, और पाई बाई 2 थीटा सी से ज्यादा रहेगा तो एक वैल्यू आएगा। क्लियर है? बोलो। यस सर। ठीक है, तो दो वैल्यू कौन से आएंगे, एक रिफ्रैक्शन के लिए एक रिफ्लेक्शन के लिए। तो रिफ्रैक्शन में ये आ रहा है, इसको सॉल्व कर लेना, मैथ लगा के आई इधर जाएगा, देखना हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, क्या आएगा, साइन 30 प्लस आई टू साइन आई। अब सॉल्व करना, देखिए ऑप्शंस भी दिए रहेंगे तो तुक्का मार के कर सकते हो। म्यू जो है √2 है तो √2 रखते हैं। अगर हम नजर रखते हैं, साइन 15 का वैल्यू किसी को याद है क्या? √3 माइनस 1/2 √2। √3 माइनस 1/2 √2। 15 रखने में तो कुछ वैल्यू आ नहीं रहा है। ठीक है, अब जो भी हो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये ऑप्शन दिया रहता है तो तुक्का मार के भी आदमी निकाल सकता है कि आई का वैल्यू जो जो दिया रहेगा उसको पुट कर करके हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बल्ब जल रहा है, ठीक है, हम ऊपर से देख रहे हैं, तो हमसे वही पूछ रहा है, वॉल्यूम निकालने बोलेंगे। हाँ वॉल्यूम ऑफ कौन निकालने वाला क्वेश्चन। नहीं, एरिया ही से पूछ रहे थे। ठीक है, अगर हम ऊपर देखेंगे तो फाइंड एरिया ऑफ लाइट सीन ऑन सरफेस। ठीक है, सरफेस पे कितना एरिया ऑफ लाइट दिखेगा वो बताना है। तो आसान हो गया, आप पहले से जानते हो तो। अच्छा, म्यू है, ये 1 है, डेप्थ h है,
ठीक है, जैसे अगर बल्ब जल रहा है तो बल्ब पूरा तो एरिया में नहीं जाएगा, क्योंकि एक समय आएगा थीटा सी चारों तरफ से जब वो एंगल 90 डिग्री बना रहा होगा, उसके बाद टीआईआर हो जाएगा, तो हमको सिर्फ इतना ही एरिया दिख रहा होगा। ठीक है, तो उसके बाद हमको ज्योमेट्री दिख रहा है, ज्योमेट्री से हम सॉल्व कर लिए हैं, बाकी सब देख लो एक बार, अगर समझ में नहीं आएगा तो एक्सप्लेन कर देंगे। 10th में भी था शायद ये क्वेश्चन एनटीएससी वाले में। यस कोन बन रहा है, स्क्वायर वॉल्यूम भी जा सकता है। फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो आर पता है, एच दिया है, तो 1/3 आर स्क्वायर एच से वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसी चीज से नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में मोस्टली स्लैब होगा हमारा, स्लैब होगा तो लेटरल शिफ्टिंग ये सब चीजें देखेंगे, और स्लैब खत्म होगा तो फिर प्रिज्म। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू टू। थैंक यू सर।